हेलो स्टूडेंट्स, मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दो मैकेनिज़म्स द्वारा दर्शा सकते हैं। तो उन दोनों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी SN1 मैकेनिज़्म के बारे में। जो पहला मैकेनिज़्म है वो है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन से एल्काइल हैलाइड इस मैकेनिज़्म द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। ये जो टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, टर्शरी यानी तृतीयक, ये एग्जाम्पल लिखा है मैंने यहाँ पर। तो ये कार्बन 3 कार्बनों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए ये तृतीयक कार्बन है, और इसी तृतीयक कार्बन से आपका ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, इसलिए ये टर्शरी एल्काइल हैलाइड है। तो इस प्रकार के जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं वो SN1 मैकेनिज़्म द्वारा अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रदर्शित करते हैं। ये अभिक्रिया जो होती है वो 2 पदों में पूरी होती है। पहले मैंने यहाँ सिंपल ढंग से ऊपर लिख दिया है, ये है आपका एल्किल समूह, ये है हैलोजन समूह। चूँकि तृतीयक एल्किल हैलाइड ही ये अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, तो ये ऑब्वियस है कि R की जो साइज़ है वो बड़ी है। ये आप देख रहे हैं, R की साइज़ बड़ी है। तो चूँकि R की साइज़ बड़ी है, तो फर्स्ट स्टेप में इसमें से जब तक हैलोजन निकल नहीं जाएगा तब तक सेकेंड स्टेप में सेकेंड न्यूक्लियोफाइल अन्य न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप में इसमें से हैलोजन निकल जाता है, और हैलोजन जब निकलेगा तो अपने आयनों के साथ, अपने इलेक्ट्रॉनों के साथ निकलेगा। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैलोजन की तरफ जाएंगे। तो हैलोजन हैलाइड आयन के रूप में निकल गया, और बाकी बचा हुआ जो एल्किल समूह है वो कार्बोनियम आयन के रूप में, इंटरमीडिएट के रूप में निकल जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? इस कार्बोनियम आयन पर जो भी नाभिक स्नेही का अटैक होने वाला है वो अब इस कार्बोनियम आयन पर होगा, न कि डायरेक्ट इस पर नहीं होगा, इस पर अटैक होगा। तो जो कार्बोनियम आयन फर्स्ट स्टेप में बना है, सेकेंड स्टेप में उसके ऊपर जो हैलोजन से अधिक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक करेगा, और आपको अंतिम उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं कि ये किस तरह से हो पाता है। ये देखिए, ये क्राउडेड है, ये कार्बन जो है उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस है, त्रिविम बाधा है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो जब तक इसकी त्रिविम बाधा समाप्त नहीं हो जाती, जब तक ये थोड़ा सा जगह नहीं बना लेता, तब तक इस पर सेकेंड स्टेप में नाभिक स्नेही का जो अटैक होने वाला है वो नहीं हो सकता। तो फर्स्ट स्टेप में ये अटैक, ये हैलोजन निकल गया। फर्स्ट स्टेप स्लो होती है, 2 स्टेप में से इसकी फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो है, इसलिए वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, गति निर्धारक पद है। हैलोजन के निकल जाने के बाद जो कार्बन पर 3 समूह लगे हुए रह जाते हैं और प्लस चार्ज रह जाता है, तो यहाँ था कार्बन का संकरण sp3, यहाँ कार्बन क्या था? sp3 संकरित था, और जैसे ही इसमें से हैलोजन निकला ये sp2 संकरित कार्बन हो गया। तो यानी कि फ्लैट स्ट्रक्चर हो गया। इस प्रकार से कागज के तल में मान लीजिए इसको, कार्बन और इस पर जुड़े हुए तीनों समूह एक ही तल में हैं, फ्लैट स्ट्रक्चर है। चूँकि sp2 संकरण है, यानी एक s और 2 p कक्षक मिलकर 3 नए कक्षक बनाते हैं, और उन 3 नए कक्षकों पर 3 समूह लग जाते हैं। तो पीछे बचा हुआ जो एक p कक्षक है वो यहाँ पर हम इस प्रकार से लिखेंगे, ये हमारा खाली पड़ा हुआ p कक्षक है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? सेकेंड स्टेप में इसी चपटे स्ट्रक्चर पर जो आपने यहाँ पे बनाया है कार्बोनियम आयन, उसी कार्बोनियम आयन के ऊपर OH का अटैक होगा। OH मैंने यहाँ पर नाभिक स्नेही लिया है जो कि हैलोजन से प्रबल है। तो हैलोजन से जो भी प्रबल नाभिक स्नेही होगा वो इस पर अटैक करेगा। चूँकि ये फ्लैट स्ट्रक्चर है, इसलिए OH का अटैक इस पर दोनों तरफ से बराबर उससे हो सकता है, ईज से हो सकता है। यानी कि यदि ये कार्बन और इस पर जुड़े हुए समूह एक ही तल में हैं,
कागज के तल में हैं, तो OH का अटैक कागज के ऊपर से भी हो सकता है और नीचे से, यानी कॉपी के नीचे की तरफ से यदि देखें तो पीछे की तरफ से भी इसका अटैक पॉसिबल है। तो दो प्रकार से हमको प्रोडक्ट मिलेंगे। चूँकि हमारे कार्बन के ऊपर जो 3 समूह लगे हुए हैं वो तीनों सेम हैं, इसलिए OH चाहे ऊपर से अटैक करे चाहे नीचे से, प्रोडक्ट एक ही प्राप्त होगा। यानी कि हमने शुरू किया था टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड से, और प्रोडक्ट मिलेगा तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। इस रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम देख सकते हैं इस प्रकार से कि यदि मान लीजिए कि हमारे जो अभिकारक हैं, जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, वो एल्किल हैलाइड और OH आयन, उनकी एनर्जी शुरू में इतनी है, तो अभिक्रिया के दौरान पहले ये एक दूसरे पर अटैक करके और इंटरमीडिएट बना रहे हैं आपका कार्बोनियम आयन, तो पहले अभिक्रिया की ऊर्जा बढ़ेगी और फिर ये हमारे कार्बोनियम आयन जो हमारा इंटरमीडिएट बना था उसकी ऊर्जा है, तो पहले ऊर्जा बढ़ेगी फिर घट के यहाँ आ जाएगी। अब सेकंड स्टेप में इसके ऊपर OH का अटैक होगा। फर्स्ट स्टेप में नहीं हुआ है OH का अटैक, सेकंड स्टेप में OH का अटैक होगा, तो पहले एनर्जी थोड़ी बढ़ेगी और फिर वापस इतनी कम हो जाएगी और हमारा प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। तो ये है इसका जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। यहाँ जो कार्बोनियम आयन यानी कि मध्यवर्ती की ऊर्जा है वो कब प्राप्त होगी, जब बीच में ट्रांजिशन स्टेट 1 बनेगी और यानी कि अभिकारकों, दोनों अभिकारकों से मध्यवर्ती तक जाने में बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। ट्रांजिशन स्टेट यानी संक्रमण अवस्था। तो इस संक्रमण अवस्था में क्या होगा, केवल ये जो बॉन्ड है ये टूटने की दशा में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने सॉलिड बॉन्ड बनाया है और यहाँ पे मैं यदि यही स्ट्रक्चर यहाँ बनाऊंगी तो इसको डॉटेड बॉन्ड बनाऊंगी इस जगह पर। फिर ये मध्यवर्ती में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ट्रांजिशन स्टेट 2 में क्या होगा कि इसी संरचना पर डॉटेड OH लिखना है आपको, यानी कि बॉन्ड बन रहा है। तो डॉटेड बॉन्ड का मतलब होता है या तो बॉन्ड बन रहा है या बॉन्ड टूट रहा है। यहाँ बनाऊंगी तो डॉटेड Br डॉट 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 करके फिर ब्रोमीन लिखूंगी, तो यानी ब्रोमीन वाला बॉन्ड टूट रहा है। और यहाँ बनाऊंगी तो इस स्ट्रक्चर पर डॉट 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 OH, यानी OH इस पर जुड़ रहा है। यदि मान लीजिए कि हमारा जो तृतीयक हैलाइड जो हमने अभिक्रिया में लिया था उस पर तीनों ग्रुप अलग अलग लगे हुए हैं। अभी जो मैंने पिछली अभिक्रिया में लिया था वहाँ तीनों CH3 लगे हुए थे, सेम ग्रुप्स लगे हुए थे। लेकिन यदि तीनों अलग अलग ग्रुपों, मान लीजिए एक CH3 है, एक C2H5 है और एक C3H7 है, तीनों अलग अलग ग्रुप यदि लगे हुए हैं और चौथा हमारा इसके ऊपर ब्रोमीन लगा हुआ है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा कार्बन है वो कायरल कार्बन है, असममित कार्बन है, एसिमेट्रिक कार्बन है, क्योंकि इस पर 4 अलग अलग ग्रुप्स या एटम्स लगे हुए हैं। तो यदि वो कायरल है तो वो प्रकाशिक समावयवता भी दर्शाएगा, और जो प्रकाशिक समावयवता में हम देखते हैं D आइसोमर और L आइसोमर, उनमें से एक आइसोमर ये होगा जिस पर मैं अभिक्रिया करवा रही हूँ, या तो ये D आइसोमर होगा या ये L आइसोमर होगा। अब सेम रिएक्शन जो अभी आपको बताई थी वो इस पर करवा कर देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ब्रोमीन निकल जाता है और मध्यवर्ती बन जाता है। सेकेंड स्टेप में OH का अटैक तल के ऊपर से और तल के नीचे से दोनों तरफ से हो सकता है। तो आधे अणुओं में ऊपर से, आधे अणुओं में नीचे से होता है अटैक, और हमको जो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं वो 2 प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। 2 प्रोडक्ट मैंने वहाँ भी लिखे थे पर वो दोनों सेम थे, लेकिन यहाँ चूँकि कायरल कार्बन है, चूँकि ये 3 अलग अलग ग्रुप्स हैं, इसलिए 2 अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स बनते हैं। यदि मैंने मान लीजिए अभिक्रिया D आइसोमर से शुरू करी है तो 50% D और 50% L बन रहा है। यदि मैंने L से शुरू करी है तब भी 50% D और 50% L आइसोमर बना है। चूँकि ये दोनों आइसोमर, ये दोनों इनेंशियोमर, ये दोनों प्रतिबिंब रूपी समावयवी हैं
और इनकी बराबर मात्रा अभिक्रिया में प्राप्त हो रही है, तो इस प्रकार के प्रोडक्ट को कहेंगे रेसेमिक मिक्सचर, यानी कि रेसेमिक मिश्रण, जिसमें कि दो प्रतिबिंब रूपी समावयवी बराबर बराबर मात्रा में हों। तो जब हम SN1 अभिक्रियाओं की स्टीरियो केमिस्ट्री डिस्कस करते हैं तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो हमने ओरिजिनल कंपाउंड लिया होता है, यदि वो D है तो प्रोडक्ट D और L का 50-50% मिक्सचर है। यदि स्टार्टिंग कंपाउंड L है तब भी प्रोडक्ट जो है वो D और L का 50-50% मिक्सचर है। तो हम कह सकते हैं कि आधे अणुओं का कॉन्फ़िगरेशन बदल गया है। आधे तो D है, यदि ये D था तो आधे D और आधे L, तो आधे का कॉन्फ़िगरेशन बदल गया है और आधे का नहीं बदला है। तो ये हुई इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री और ये बात हुई SN1 अभिक्रियाओं की। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।